नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक क्षेत्र में आदिवासी कल्याण के मामले में या फिर उच्च शिक्षा के मामले में कई बेहतर फैसले लिए गए। उस फैसले के बीच एक व्यक्ति हैं जो आज हमारे स्टूडियो में है। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस से कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है और हम चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। ऐसे तो लोग आपको जानते हैं कि आप देश में सबसे लंबे समय तक सांसद रहने वाले व्यक्ति हैं, विशाल अनुभव है, लेकिन उससे पहले भी आपकी जीवन की कुछ यात्रा होंगी जो आम आदमी नहीं जानता है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। बचपन से ही मुझे कुछ सीखने की आदत पड़ गई थी कि उस काम जो मैं सीख रहा हूँ वो मेरे पेशे में आएगा नहीं आएगा, इसको न जान के हर चीज़ को सीखने का मुझको शौक़ था। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि मैं खेती काफ़ी लंबे समय तक किया। फिर मुझे अचानक आया कि मुझे मोटरसाइकिल रिपेयर करना चाहिए। मैंने 3 साल मोटरसाइकिल के रिपेयरिंग भी सीखा, कार की रिपेयरिंग सीखा। फिर मेरे मन में आया कि मेरे मन के अंदर एक ऐसा भाव आता है कि कोई भी काम मैं पहले नहीं जानता रहा, लेकिन मुझको लगता था कि मैं करूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ। और मैंने फिर वुडन कार्विंग चालू किया, पेंटिंग चालू किया। ऐसा हर एक कई क्षेत्रों में मैंने अपने लिए सीखने के लिए प्रयास किया। राजनीति में आने के पहले मैं खेती करता था जी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे यहाँ से बृजलाल वर्मा कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुए और वो हमारे रिश्ते में भी थे। मंत्री रहते हुए एक दिन घर आए खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद बैठे तो मेरे से जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर थे, अभी एक्सपायर्ड हो गए जी। और वो मीसा में 18 महीने जेल भी रहे, और चूँकि बिलाल वर्मा भी जेल में रहे इमरजेंसी में। अब वो घर आए तो खाना खाने के बाद बैठे तो बोले, डॉक्टर साहब आपको इस समय विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। तो हमारे बड़े भैया बोले कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं पेशा करूँगा, राजनीति में मैं नहीं जाऊँगा। तो बोले ये रमेश है वो खाली है, तो बोले इसको ले जाओ। बिलाल वर्मा ने कहा कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, कम से कम समय के अनुसार आपके परिवार से कोई न कोई एक राजनीति में आना चाहिए। मेरे पहले परिवार में कोई राजनीति में नहीं थी। अब अचानक अपना पार्षद का चुनाव आया तो मुझे ब्राह्मण पारे से टिकट दिया गया जहाँ हमारा घर है जी। लेकिन उस मोहल्ले में हमारा एक ही परिवार है, हमारे समाज का कोई दूसरा नहीं है। पूरा ब्राह्मण समाज और यादव समाज दो हमारे मोहल्ले में बहुतायत में थे। लेकिन जब टिकट दिया पार्टी ने, हमने चुनाव लड़ा और कांग्रेस का कैंडिडेट ब्राह्मण होते हुए वो बुरी तरह हारा वो, और हम पहली बार पार्षद बने। 77 में पार्षद बनने के बाद 80 में विधानसभा चुनाव आ गया। कुशाभाऊ ठाकरे जी मुझे वास्तव में राजनीति में लाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे हैं। घर आए कुशाभाऊ ठाकरे जी और बोले कि रमेश तुमको विधानसभा लड़ना है। मैं बोला ठाकरे जी मैं तो अभी पार्षद बना हूँ और अभी आप विधायक के लिए बोलते हो, तो मुझे कुछ सीखने दो, उसके बाद फिर अगले चुनाव लड़वा लेना। बोले नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा।
अब ठाकरे जी के कहने के अनुसार हमने 80 में विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय हम मध्य प्रदेश में थे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी और 80 में विधानसभा चुनाव हुआ और 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीती। 3 सीट ट्राइबल से था और जनरल से मैं अकेला जीता। विधायक बना। 84 में लोकसभा के चुनाव आ गया। फिर ठाकरे जी घर आए, बोले रमेश आपको लोकसभा लड़ना है। बोले ठाकरे जी आपके कहने पर मैंने पार्षद से विधायक लड़ लिया और लोकसभा बहुत बड़ा होता है, 8 विधानसभा में कहाँ, जब मैं रास्ता नहीं देखा हूँ। ठाकरे जी बोले नहीं आपको लड़ना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ परिवार के लोगों को बुलवाया, सब इकट्ठे हुए, सभी बोले जब ठाकरे जी बोल रहे हैं लड़ दो। तो हमने 84 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब उस समय इंदिरा गांधी की शहादत के कारण एक पूरे देश में माहौल था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती थी, लेकिन हमने जब चुनाव लड़ा तो परंपरागत वोट से हमने कम से कम 3 गुना वोट बढ़ाया जी। तब पार्टी को लगा कि अभी मेरे पहले लड़ने के पहले रायपुर लोकसभा में स्थानीय कोई लड़ता नहीं था, कोई बाहर से आता था, चुनाव लड़ते थे, हारने के बाद चले जाते थे, तो वहाँ कोई नेता तैयार नहीं हुआ था। जब 84 में वोट काफ़ी इजाफा हुआ, फिर ठाकरे जी ने कहा कि नहीं अब बैस जी को यहाँ पर स्थायी नेता के रूप में हम अगला लोकसभा भी लड़ाएंगे। फिर 89 के चुनाव हुआ है। 89 के चुनाव में हमने चुनाव जीता। उसके बाद फिर लगातार चुनाव जीतते रहे। फिर 1998 में अटल जी की सरकार बनी, फिर उसमें हम मंत्री बने, 6 साल मंत्री रहे। अभी 19 तक हम सांसद रहे जी। कि एक विधानसभा से, एक लोकसभा सीट एक ही जगह से कंटिन्यू जीतने का मुझे जो श्रेय क्षेत्र की जनता को जाता है कि जिन्होंने इतना मुझसे प्यार किए कि मेरा पार्टी अगर कैंडिडेट डिक्लेयर करते थे तो आम जनता में ऐसा लगता था बस जीतेंगे। सर, लेकिन आप बता रहे हैं पूरी जो राजनीतिक सफ़र है आपकी या जीवन का जो सफ़र हम देख रहे हैं वो बड़ा चमत्कारिक लगता है। आपको आप खेती करना चाहते थे, आप जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट के जो आजकल कहा जाता है कि स्किल, वो उस दौर में आप स्किल हो रहे थे अपने आप को। पहले आपने मोटर मैकेनिक का काम सीखा, फिर और दूसरे काम सीखे और अचानक जो है उस खेत से निकल के संसद तक पहुंच गए। तो इसमें क्या मतलब आपको क्या लगता है, ये भाग्य का मामला था या कोई दूसरा, इसको किसका क्रेडिट आप देना चाहेंगे? अब हम लोग अपने भाग्य को तो नहीं जानते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती जाती है कि अगर कोई भविष्यवक्ता जो रहता है वो जब बोलता है, भविष्य के बारे में जब बताता है तो एकाएक विश्वास नहीं होता, लेकिन उन लोग समझ जाते हैं कि इनके आगे भविष्य में क्या होने वाला है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा इस भविष्य की। जब बात आपने कहा, हमारे यहाँ के बड़े भैया जो डॉक्टर हैं जी, तो एक कर्नाटक से हमारे पिताजी के पास एक पंडित आते थे जी, और वो एक हफ्ता रायपुर घूम के चले जाते थे और साल में एक बार आते थे जी। तो एक बार हम लोग घर में बैठे थे तो हमारे यहाँ के डॉक्टर भैया क्लिनिक जाने के लिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, वहाँ से सीढ़ी से उतरे तो पंडित जी उसके चेहरे को देखे और डॉक्टर भैया तो अपना क्लिनिक चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद पंडित जी ने पिताजी से कहा कि हमारे पिताजी माल गुजारते इसलिए उसको दाऊ जी बोलते थे जी। तो दाऊ जी, डॉक्टर साहब एक दिन जेल जाएगा। अब ये जो बातें हुई थी ये मेरे ख्याल से
62 या 63 की है। 63। 77 में इमरजेंसी या 75 में इमरजेंसी लगा, और डॉक्टर भैया आरएसएस में होने के कारण उनको 18 महीने की जेल हुई। जी। तो उस समय जब पंडित जी बोले थे किसी को विश्वास नहीं होता था। बंधन योग उन्होंने देखा होगा चेहरे पे, वो फेस रीडिंग करते जी, थे। ज्योतिष में। जी जी। तो आश्चर्य होता था जब पंडित जी बोले कि ये जेल जाएंगे एक बार, तो ये क्लिनिक, घर से क्लिनिक से कहीं जाते नहीं, तो किस कारण जेल जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनको जाना पड़ा। जी। तो वैसे ही मेरे साथ भी होते गया सब। हाँ, कि ऑफर किसी और को मिला, फिर लेकिन उन्होंने आपका नाम प्रस्तावित किया और फिर वो मतलब सिलसिला एक चला। तो सर जो, लेकिन आपने जब राजनीति शुरू की थी उस समय और अभी, क्योंकि लगभग 30-40 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या मूलभूत अब जो है वो तब्दीली देख रहे हैं? देखो, अब की राजनीति में काफ़ी फर्क आ गया है। पहले लोग राजनीति में सिद्धांत को लेकर आते थे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, हर का एक सिद्धांत, और सिद्धांत के अनुसार वो अपना काम करते थे। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ जब बहस होती थी तो काफ़ी तीखी नोकझोंक होने के बावजूद मन मुटाव नहीं होता था। अब हर कोई राजनीति को अपना व्यक्तिगत रूप में ले रहा है। और जैसा हमारे समय में भी चुनाव जब होता था तो पार्टी फीलिंग जो होती थी वो चुनाव तक होता था। चुनाव समाप्त होने के बाद कोई पार्टी फीलिंग नहीं होती थी। कांग्रेस वाले हमारे घर आ रहे हैं, हम उसके घर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कभी के पार्टी के अधिकारियों के मन में नहीं लगता था कि ये कांग्रेस से बात कर रहा है तो ये कांग्रेस में नहीं चला जाएगा। यानी लोगों को विश्वास होता था अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। जी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं कि अगर कोई दूसरे पार्टी से बात कर ले, या उसके यहाँ भोजन में चले जाए, या कोई कार्यक्रम में चले जाए, तो पार्टी के ऊंचे पदाधिकारी को लगता है कि ये गड़बड़ तो नहीं है। जी। एक असंतोष की भावना आ गई है, जिससे क्वेश्चन आंसर होने लगता है। जी हाँ। तो हमारे समय मैं जब विधायक था तो मेरे कमरे में तो कांग्रेस के मंत्री विधायक हम लोग विधानसभा से लौटने के बाद गप मारते बैठते रहते थे। जी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। यानी कि अब एक संबंध बन जाता था। जी। लेकिन जहां पार्टी का सवाल आता था उस समय हर कोई अपने अपने पार्टी के लिए खड़े हो जाते थे। जो सिद्धांत थे उसका पालन करता था, लेकिन निजी जीवन में उसका फर्क नहीं पड़ता था। अब जैसा एक उदाहरण आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री हुए। जी। रायपुर से विधायक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अपोजिशन में थे, जिसको लौह पुरुष बोलते थे। कि बोलने में वो कभी कमी नहीं करते थे। तो उसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में वल्लभ भाई पटेल का रूप समझते थे। जी। उसको भी लौह पुरुष बोलते थे। जब विधानसभा में बहस होती थी, रविशंकर शुक्ल का इतना विरोध करते थे। उसके बाद जैसी विधानसभा खत्म होता था, रविशंकर शुक्ला गाड़ी के पास खड़ा होकर ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बुलवाते थे, फिर अपने गाड़ी में बैठाकर उनको छोड़ने जाते थे कि आज आपने तो विधानसभा में बहुत अच्छा की बात बोला, बहुत तेज आवाज में बोले, बहुत विरोध किए, बहुत अच्छा। यानी एक ऐसा वो मन में भावना आती थी कि विरोध के बावजूद भी नाराजगी नहीं होती थी। लेकिन आज कोई अगर किसी को विरोध कर ले, उसको व्यक्तिगत रूप लेके फिर पूरी राजनीति बदल जाती है। तो ये परेशानी सर गवर्नर के तौर पे भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। मैंने आपके सामने भी आता होगा, क्योंकि कई राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं कि अगर मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी का है तो गवर्नर और मुख्यमंत्री में थोड़ा सा जो है तनाव की स्थिति बनती है। आप झारखंड में भी दो पार्टी, अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, क्योंकि गवर्नर केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो आपको कभी इस द्वंद्व से गुजरना पड़ा है क्या? देखो, आपको याद होगा कि जब मैं राज्यपाल के रूप में यहाँ पर आया और शपथ लिया जी, उस दिन मीडिया वाले मुझसे पूछे
कि आप त्रिपुरा में राज्यपाल रहे, त्रिपुरा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी इसलिए आपने चला लिया, यहाँ दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है उनके साथ आपका तो फिर टकराव होगा। मैंने उस समय मीडिया को कहा था कि टकराव किस बात की होगी, जहाँ ईगो हो टकराता है वहीं झगड़ा होता है जी। मेरा कोई ईगो नहीं है। मुख्यमंत्री भी चाहेगा कि प्रदेश का विकास हो, जी। मैं भी चाहूँगा प्रदेश का विकास हो। जब दोनों एक ही विचारधारा के रहेंगे तो टकराव की स्थिति नहीं आएगी, और वैसी अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई है। लेकिन मैं तो अधिकारियों को बुलाकर मैं मीटिंग भी लेता हूँ जी। उनको सुझाव देता हूँ, और अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आया है कि दूसरी पार्टी की सरकार हो। अब चूंकि मैं तो बीजेपी को भी अपनी सरकार ने अपनी पार्टी नहीं मान सकता। जी, सही है। तो मैं तो निष्पक्ष हूँ। जी, आप तो निष्पक्ष हैं। तो यहाँ जिस अब मुझे मेरा एक आदत है कि मैं जहाँ तक हो सके मैं सामने वाले को कन्विंस करूँ जी। और कन्विंस करके उनको काम कराऊँ। और जितने भी अभी तक मेरे पास सेक्रेटरी आए हैं, सारे सेक्रेटरी का यही राय है कि गवर्नर साहब के पास गए तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया और उसको अमल करने का प्रयास कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री भी बीच बीच में मेरे को आते हैं, मिलते हैं, कार्यक्रम में साथ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि टकराने वाली बात नहीं। वो तो कई जो IAS अधिकारी वो निजी बातचीत में कहते हैं कि चाहे कोई भी मसला हो सर के पास जाते हैं तो सर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आधा तनाव वही खत्म हो जाता है। तो बाद बाकी जो सर का जो आदेश आता है उस पर हम लोग चाहते हैं उसका अमल करना। सर, क्योंकि गवर्नर जो है वो उच्च शिक्षा के मामले की मॉनिटरिंग करते हैं, झारखंड में जो है उच्च शिक्षा को लेके जो कहा जाता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जो रैंकिंग है उसकी कॉलेजों की, तो उसमें सुधार के लिए सर क्या किया जा रहा है? मैं यहाँ आने के बाद जब मैं हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी लिया तो मुझे आश्चर्य हुआ। यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों 30% स्टाफ में काम कर रहे थे। 40 से ऊपर कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं थे। मैं सोचा बिना प्रिंसिपल का कॉलेज कैसा चलता होगा। जी। जिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंट्रोलर ना हो, फाइनेंस अफसर ना हो, एक्टिंग वाइस चांसलर हो, तो यूनिवर्सिटी कैसा चलेगा? और इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए। मैंने 2 बार अपने गवर्नमेंट के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी, सब जितने भी हैं अधिकारी, सबके साथ मैंने मीटिंग लेकर, जिसमें JPSC का चेयरमैन, सारे लोगों को एक साथ बैठाकर पहले वाइस चांसलरों की समस्याएं सुनकर उनका कैसा निदान करें इसके बारे में चर्चा करके उनको गाइडलाइन दिया जाता था। जी। और मेरे इस प्रयास से काफ़ी हद तक विश्वविद्यालयों की काफ़ी समस्याएं समाधान हुई है। जी। पहली बार मुझे बताते हैं कि अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलरों की कोई मीटिंग नहीं होता था। मैंने पहली बार वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलरों को बुलाया, उनसे भी मैंने जानकारी लिया कि आप लोगों कैसे काम कर रहे हैं, आप लोग UGC के जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब नया कोई भी यूनिवर्सिटी खोलता है तो परमिशन देने के पहले स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइनें होती है, क्या ये नाम आप पूरा किए नहीं किए। अधिकांश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस पूरे नहीं किए। उनको हमने समय दिया था कि अब इतने सब तारीख तक आप कर लीजिए, लेकिन अभी तक मेरे को पता लगा कि वो गाइडलाइन का पालन अभी तक भी UGC का भी नहीं हो रहा है। जी। हमने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को कहा है कि आप लोग हर एक यूनिवर्सिटी जाकर कि जितने फैकल्टीज़ हैं वहाँ पर कितने बच्चे हैं, वहाँ पर प्रोफेसर लेक्चरर हैं तो नहीं है, पढ़ाई हो रही तो नहीं हो रही है, ये सारी बातों की जानकारी इंक्वायरी करके आप हमको रिपोर्ट तैयार करें
और जो यूनिवर्सिटी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे होंगे, या कई जगह शिकायतें आती है कि बच्चे तो यूनिवर्सिटी आते ही नहीं, जी डिग्री मिल जाती है उनको, ऐसी भी शिकायतें आती है। तो ये सब काम, ये ऐसे गलत काम को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उसका हम मान्यता भी रद्द करने का प्रयास करेंगे। जी, मतलब प्राइवेट जो अब नॉर्म्स नहीं पालन करें उसको मान्यता रद्द कर देंगे। अब कोई मर्सी उनकी नहीं है। हाँ। लेकिन सर, नई शिक्षा नीति में है कि आपके जो प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो भी ठीक होना चाहिए। कई लोग अभी भी इंतज़ार में हैं, उनकी उम्र जो है वो पार हो रही है। तो जेपीएससी को भी कोई आप आदेशित करने वाले हैं क्या कि प्रोफेसर की नियुक्ति करें? असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। मैं जब आया और जेपीएससी के चेयरमैन को बुलाया जी, तो मुझे बताया गया कि मैं अकेला हूँ। 2008 से 2021 तक जेपीएससी में कोई एग्जाम नहीं हुआ। हमारे लेक्चरर प्रोफेसर रिटायर होते गए, रिक्रूटमेंट बंद रहा, तो ये तो सीटें खाली होती गई, बैकलॉग बढ़ते गया। जी, मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि भाई ये जरूरी संस्था है और जेपीएससी में आपका ये एक चेयरमैन बैठा है, 2008 से अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने 3 मेंबर की नियुक्ति की है। 3 मेंबर की नियुक्ति होने के बाद एग्जाम चालू हुआ, और हमने लेक्चरर, प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारे लोगों का हमने भरने का प्रयास किया है, और काफ़ी हद तक जेपीएससी के द्वारा लेक्चरर, प्रोफेसर हमको मिले हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी कमी है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जी, मतलब इस आप उस दिशा में काम आगे भी जारी रखें। सर, क्योंकि झारखंड 5वीं अनुसूची के तहत आता राज्य है, तो उसमें गवर्नर का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनजातीय समाज जो है उसके कस्टोडियन कहा जाता है, गवर्नर ही होते हैं। तो उनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले साल जो है वो 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके अलावा आप पे भी बहुत सारी जिम्मेवारी है उसको लेके। आप जो है, आपके कार्यकाल में क्या क्या बेहतर काम हुए हैं, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, या हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखो, 5वीं अनुसूची तो पूरा का पूरा राज्यपाल के अधीन है। जी जी, और सरकार भी उस क्षेत्र में कोई काम करना चाहे तो राज्यपाल की सहमति चाहिए, जी, और सरकार को राज्यपाल से विचार विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए। टीएससी की कमेटी बनती है। जी, टीएससी की कमेटी में आदिवासी मेंबर्स होते हैं, जी, लेकिन 2 मेंबर राज्यपाल नियुक्त करता है। जी, लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने पूरा 20 के 20 उन्होंने कर लिया है। हमने उनको लिखा, जब बिल हमारे पास आया तो हमने इसकी हमने ये ला जानकर से हमने राय लिया कि उन्होंने कहा कि आपका शेड्यूल 5 एरिया आपके टोटल आपके अधीन में है, जी, और उसको कोई बदलाव नहीं कर सकता राज्य सरकार। तो हमने बिल को वापस करके राज्य सरकार को कहा है कि जो राज्यपाल का 2 मेंबर नियुक्त होना है वो भी होना चाहिए, और कोई भी शेड्यूल 5 एरिया में टीएससी मेंबर कोई काम कोई पास करता है, कोई सलाह देता है, उसको राज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य होता है, जी, और राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास अभी तक नहीं आया है, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल 5 एरिया है, मैं वहाँ पर आदिवासियों के बीच में जाकर मैं चर्चा करूँ, ताकि उनकी समस्याओं को मैं नज़दीक से देख सकूं, और उनकी समस्याओं के आधार पर उनकी समस्याओं को निदान के लिए मैं अपना काम शुरू करूं। मैं अभी इसको जल्दी करने वाला हूं। ये बहुत अच्छी कोशिश होगी। अब सर, कार्यक्रम ख़त्म करने का समय आ गया है। मेरा अंतिम सवाल ये होगा कि आपने जो 1 साल का जो कार्यकाल यहाँ पे आपने पूरा किया है, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा क्षेत्र छूट रहा है जहाँ काम होने चाहिए, बहुत देर हो चुका है? यहाँ तो काम की अपार संभावनाएं हैं जी, प्रकृति ने तो इतना जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे इतना भंडार दिया है, जिसका अब हम सही ढंग से दोहन करें
तो आज भी मैं कहता हूँ कि झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश होगा। हो सकता है, सही आप। और सबसे बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर। एक तो धार्मिक स्थल बहुत है, दूसरा यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य बहुत है। तो मैंने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि यहाँ पर आप टूरिस्ट सर्किट बनाइए, एक मंदिरों के लिए और एक दर्शनीय स्थल के लिए। अगर ये सर्किट बन जाएगा, क्योंकि अभी तक झारखंड के बाहर के लोगों को ये नहीं मालूम कि झारखंड में देखने लायक जगह कहाँ कहाँ है और यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जितने घूमने लायक जगह है, जहाँ टूरिस्ट आने की संभावनाएं हैं, वहाँ पर पहले उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और जब सुविधाएं उपलब्ध होगी तभी टूरिस्ट आएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के टूरिस्ट स्थल में अगर सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो भारी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे और यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक हो जाएगा। दुकानों में मार्केट भी ठीक हो जाएंगे, जो बाहर से आएंगे कुछ ना कुछ परचेज करेंगे जी। तो प्रदेश के विकास के लिए यहाँ टूरिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके मैं काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेबाक बातचीत की, हर मसले पे आपने जो अपना पक्ष रखा। तो ये थे राज्यपाल श्री रमेश बैस जी। इन्होंने बताया कि कैसे वो झारखंड के विकास को लेकर उनके पास रोड मैप है और आने वाले दिनों में जनजातीय समाज के बीच जाकर वो उनकी समस्या को सुनेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में ये लगातार काम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।